नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नटेन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं, जो कि इम्तियाज अहमद सर की किताब बिहार एक परिचय पे बेस्ड है। ठीक है, उसका मॉडर्न हिस्ट्री जो है, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट, तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और मिलजुल के आगे बढ़िए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो होता क्या है कि 1765 में हमने पढ़ रखा है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके तहत जो आपका दीवानी राइट्स था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। अब ब्रिटिश के पास पैसा वसूलने का पावर तो चला गया। अब जब उनके पास पावर चला गया तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको अपना हाथ रखना पड़ेगा। राइट, क्योंकि वो कंट्रोल चाहते थे पूरे एरिया पर। तो फाइनेंस पर कंट्रोल तभी बना रहेगा जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल बना रखने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया था। राइट, इसके जो मेंबर थे वो आपके दो थे, राजा धीरज नारायण, ठीक है, और दूसरे कौन थे, राजा सिताब राय। ठीक है, ये दो पहले से ही इसके मेंबर थे। इसमें इन्होंने क्या किया कि पटना में मिडिल्टन जो हैं, उनका जो फैक्ट्री था पटना में, उसका जो हेड था मिडिल्टन, उसको इन्होंने इस बोर्ड में डाल दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोर्ड है उसमें जो लोकल लोग हैं उसके साथ अपना आदमी को डाल दो तो क्या हो जाता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, वो कंट्रोल्ड हो जाता है। राइट, 1767 में क्या होता है, राजा सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया जाता है और इस मिडिल्टन की जगह पर कौन आ जाता है, टॉम्स रॉम्बोल्ड आ जाता है। ठीक है, टॉम्स रॉम्बोल्ड इसका पटना फैक्ट्री का इंचार्ज बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, इसमें फैक्ट्स हैं और किताब में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने काम का चीज़ जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। और इस काम की चीज़ में भी जो आपके क्वेश्चन की नज़र से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पॉइंट आउट करते जाऊँगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपका मिडिल्टन जो है वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इस मिडिल्टन का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, टॉम्स रॉम्बोल्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1769 में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंग्लिश इंस्पेक्टर या कलेक्टर्स बोल सकते हैं इनको, वो रिक्रूट किए जाने लगे। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है वो 1770 में फॉर्म होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन की नज़र से ये इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है वो 1770 में फॉर्म होता है और इसके जो हेड थे वो कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट बने, क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका दो काम था, पहला तो रेवेन्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन का ये काम करेगा। ठीक है, और दूसरा इसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। तो इसको कौन हेड कर रहे थे, राजा सिताब राय हेड कर रहे थे। ठीक है, ये राजा सिताब राय वही हैं जो 1770 में जब आपका भुखमरी आया था तो इन्होंने अपना जो भी धन कोष था वो लुटा करके लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी। ठीक है, 1772 में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो बोलते हैं कि भाई ये राजा सिताब राय जो है वो काफ़ी पावरफुल हो चुका है, इसको हटाओ। तो इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इनका बेटे जो हैं कल्याण सिंह थे शायद, तो उनको उन्होंने रहने दिया था। लेकिन इनके पिताजी जो हैं सिताब राय जो हैं काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, तो अब दो पावरफुल आदमी एक जगह पर तो रह नहीं सकते ना, एक मैन में दो तलवार हो नहीं सकता है। तो राजा सिताब राय को हटा दिया गया। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट आउट करते चलेंगे हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार परिषद, आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। ठीक है, क्यों आया था ये, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस पर अपना चेक बैलेंस नहीं रख पा रही थी। तो उस चीज़ को चेक बैलेंस करने के लिए क्या किया था इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 में। तो उसका इफेक्ट इंडिया में आना ही था, क्योंकि ओबियसली वो इंडिया के लिए ही पास किया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि बिहार परिषद जो गठन किया गया था इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये बिहार परिषद क्या है, ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसी को बिहार परिषद बोलते हैं। इसको हटा दिया गया और एक प्रोविंशियल असेंबली का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल असेंबली जो है बिहार में कब फॉर्म किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से पहले आपका जो बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्ट वो लोग डील नहीं कर रहे थे। ब्रिटिश लोग सिर्फ पैसा वसूल रहे थे, डायरेक्ट डील नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, इनडायरेक्टली डील कर रहे थे। ठीक है, जब 1773 में ये पास हो जाता है तो उसके बाद बिहार को वो डायरेक्टली अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेते हैं और इस कारण से वो जो बिहार का परिषद था उसको डिसॉल्व कर देते हैं और एक प्रोविंशियल असेंबली का क्रिएशन कर देते हैं। ठीक है, 1781 में क्या होता है कि पटना और गया को मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, पटना और गया को मर्ज कर दिया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, और उसको एक कलेक्टर और एक डिस्ट्रिक्ट जज दिया जाता है। राइट, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको इस नज़र से कि पटना और जो गया का मर्जर है वो 1781 में हुआ था। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1781 वाला इंपॉर्टेंट है, तो देखते चलते हैं। 1774 ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पटना और गया मर्ज हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। ये भाग जा रहा है बार बार, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब 1790 में, अब ध्यान दीजिए कि 1765 में इन्होंने क्या किया था, दीवानी राइट्स लिया था, ठीक है, अभी से फाइनेंशियल राइट्स लिया है। धीरे धीरे उन्होंने सिविल राइट्स लिया। 1773 के आसपास इन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। 65 से 73 के बीच इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थे और फाइनेंशियल जो है वो डायरेक्टली थे। अब 73 ऑनवर्ड्स क्या हो गया, फाइनेंस भी मेरा, एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरा, ठीक है, तो इन्होंने सिविल राइट्स ले लिया, ठीक है। सिविल जो आपका जज होता है वो उन लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया। इन्होंने 1790 में क्या किया, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, फौजदारी वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये भी इन्होंने अपने अंदर ले लिया। और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो हैं उनको पहला इंग्लिश मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया, ठीक है, जो फौजदारी आपका केस वगैरह आता था उसको हैंडल करने के लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए और उनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। अभी फ्रांसिस ग्रांड आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट का 1-2 वीडियो में ही आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपने देखा है तो, और नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए और फिर यहाँ पर आइए, तो थोड़ा कंटिन्यूटी जैसा बना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बिहार में ला करके रख दिया। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, अस्थाई बंदोबस्त। इसके तहत क्या था कि एक फिक्स लैंड है, उसका आपको फिक्स्ड अमाउंट देना है ब्रिटिश सरकार को, और बाकी जो है वो आपका जो ज़मींदार है वो अपना रख सकता है डेवलपमेंट वगैरह के लिए। बट शीशे से शीशा टकराए, ज़मींदार खुद ही गायब हो गया, है ना। मान लीजिए बिहार में एक लैंड है, ये बिहार में एक लैंड है, और यहाँ पर एमपी में कोई जो ज़मींदार रहता है वो क्या वो बोलता है, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार है बंगाल के आसपास, ठीक है, ब्रिटिश है ये, तो ये क्या करेगा, इसको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया और यहाँ से ये मन चाहे जो अमाउंट है वो कलेक्ट कर सकता था। अब समस्या यहाँ पर ये हुआ कि वो तो एमपी में बैठा हुआ, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई कि उसका खेती बाड़ी कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, खाद का ज़रूरत है, नहीं है, कुछ उनको मतलब ही नहीं था। इस कारण से क्या हो जाता है कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का केस बन जाता है और वो लैंड जो है वो बद से बदतर होता चला जाता है और ब्रिटिश अमीर होते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पटना और गया को वापस अलग कर दिया गया 1865 में, ठीक है। 1700 तक का जो काम बात है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पटना और गया को मर्ज किया गया था। 1781 में पटना और गया को मर्ज किया गया था। 1865 में पटना और गया को वापस सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। सारण को भी तोड़ दिया जाता है 1866 में, और सारण और चंपारण बना दिया जाता है, ठीक है। 75 में तिरहुत को तोड़ दिया जाता है और मुजफ्फरपुर और दरभंगा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। तो ये आसे पास ही हुए हैं, तो इनको तो बढ़िया से ही आपको ध्यान रखना है। क्या आसपास हुआ है, पहले 1865 में जो पटना जो है वो टूट जाता है गया पटना में, ठीक है। 1866 में सारण टूट जाता है और 1875 में तिरहुत टूट जाता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, 1911 में क्या होता है कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग कर दिया जाता है। उस समय करंट बिहार जो है, यहाँ पर मैंने मॉडर्न लिखा हुआ है कि उस समय झारखंड और उड़ीसा भी उसके पार्ट थे, लेकिन आज का जो बिहार है उसका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता था उस टाइम पे, तो वो सारण होता था, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर। ये मैंने क्रम में लिखने की कोशिश किया है, ठीक है। किताब में आगे पीछे दिया हुआ था बट मैंने क्रम में लिखने की कोशिश किया है। थोड़ा इसको आप यहाँ पर मैप से समझ लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये बिहार है, ठीक है, इसमें ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये हमारा कोसी नदी है, ठीक। तो मोटा मोटी एक जो आइडिया लग रहा है पढ़ के वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारण जो है वो इस एरिया में सारण आ गया, ठीक है, ये सारण आ गया, ठीक है। ये जो है आपका चंपारण हो गया, ठीक है, ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया, ये आपका दरभंगा हो गया, ठीक है। इधर आपका पूर्णिया हो गया, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ठीक है ना, एक लाइन से लिखा हुआ है। नीचे में ये आपका पूरा पटना जैसा था, नीचे ये गया रख लीजिए, गया, पटना, ठीक है। इधर में थोड़ा मुंगेर जैसा आ गया होगा, है ना, मुंगेर के बाद भागलपुर, ये भागलपुर आ गया। तो इतने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट थे। अभी कितने हैं, 38 हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। 1920 में क्या होता है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसके तहत डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी डुअल सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है उस पर 1 मिनट बात करते हैं, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो फर्स्ट गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता था कि एक काउंसिल है जो अपॉइंट की गई है गवर्नर जनरल के द्वारा, जो लोकल गवर्नर थे उनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, राइट, एक काउंसिल था, ठीक है, और एक अपना गवर्नर जनरल था, जीजी प्लस उनका एग्जीक्यूटिव टीम होता था, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स है वो दो भाग में बांटा गया, एक रिजर्व्ड रखा है, रिजर्व्ड, और एक क्या था, ट्रांसफर्ड था, ट्रांसफर्ड, ठीक है। अभी जो ये 1919 का जो एक्ट आया था उससे पहले दोनों जो टॉपिक्स थे, जो दोनों जो सब्जेक्ट्स थे, जो रिजर्व में पढ़ते थे या ट्रांसफर्ड में पढ़ते थे, दोनों गवर्नर जनरल खुद ही हैंडल करता था अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, ठीक। लेकिन जब ये एक्ट आ गया उसके बाद क्या करता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के पावर किसको चला गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट का पावर जो है काउंसिल के पास चला गया, और रिजर्व सब्जेक्ट का जो पावर था वो आपका गवर्नर जनरल के पास रहा। रिजर्व मतलब गवर्नर जनरल के लिए रिजर्व है, ट्रांसफर मतलब जो नए बंदे आए हैं उठ करके, ठीक है, इलेक्ट होकर के या अपॉइंट होकर के उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, राइट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, उसमें जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब था, और आपका जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले थे, आपको मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर क्या आता था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्स, फिशरीज, इंडस्ट्रीज एंड एक्साइज, ये सब आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट आता था। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या था, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फाइनेंस, डिफेंस। तो आपको नाम से ही पता लगा होगा कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा पावर नहीं था, बस लोकली थोड़ा मोड़ा पावर जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं आप, और जो मेजर चीज़ है लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी, फाइनेंस, ये सारा कुछ जो है गवर्नर जनरल अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसको बोला गया है, इसको डायरकी बोला गया है, ठीक। चलिए, तो ये प्रोविंसेस में था, ये कहाँ पर था, ये प्रोविंसेस में था, इसीलिए बिहार का नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ये जो प्रोविंसेस में था इसको हटा दिया गया, और इस डायरकी को कहाँ लेकर आ गए, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट कहाँ पर लेकर के आ गए, आपका सेंटर में लेके आ गए, सेंटर में लेकर आ गए, और ये आज भी चल रहा है ना। कुछ स्टेट लिस्ट हैं, कुछ सेंट्रल लिस्ट हैं, है ना, इस तरह की जो बातें हैं कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि 1936 का बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा जो है उसको बिहार से अलग कर दिया गया। तो हमने 1911 में देखा था कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया था, और बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया आपका 1 अप्रैल 1936 से। 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ऑब्वियसली झारखंड भी था उसमें, और बिहार एंड झारखंड कब अलग हुआ, आपका 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो आज जो हमारा बिहार का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, या उसका जो लोकेशन देखने के लिए मिलता है, या उसका जो बाउंड्री देखने के लिए मिलता है, वो जो लास्ट फाइनल हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को फाइनल हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए 1937 में क्या होता है, अब 1935 में क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके तहत बोला गया कि जो इलेक्शन है प्रोविंसेस में होने शुरू हो जाएंगे, जो प्रोविंसेस आपके ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, वहाँ पर इलेक्शंस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिहार भी उसमें एक था, और वहाँ पर भी आपका इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन के लिए जो आपका डिवीज़न किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया, ठीक है, 1937 में, वो कितना था, 152 सीट था, ठीक है। आज के डेट में कितना सीट है प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरा बिहार और माने उड़ीसा अलग हो चुका था, तो बिहार झारखंड मिला करके 152 सीट था। उसमें से कांग्रेस जो है 160 सीट पर लड़ी थी, ठीक है, 160 सीट पर लड़ी थी, और 98 सीट जीत जाती है। तो ऑब्वियसली जो 152 में से जो 98 सीट जीत जाएगा तो उसको क्या करेगा, जो गवर्नर होगा वो बोलेगा कि आइए अपना सरकार बनाइए। तो यहाँ से छोटी सी कहानी स्टार्ट होती है कि एम जी हैलेट गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने कांग्रेस को बोला कि भैया आप आइए सरकार बनाइए। तो कांग्रेस के लीडर कौन थे, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। ये जो है इनको अपॉइंट किया जाता है, इनको बोला जाता है, नॉट अपॉइंट, बोला जाता है कि आप आइए अपना गवर्नर फॉर्म कीजिए, लेकिन वो फॉर्म करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनको एश्योरेंस नहीं मिलता है कि जो गवर्नर है वो मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। जो इंटरफेरेंस है वो गवर्नर जो है वो नहीं करेगा, इस चीज़ का उनको एश्योरेंस नहीं मिलता है, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करने से मना कर देते हैं, ठीक।
तो जो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है, जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी जो जीत के आती है, उसको बुलाया जाता है। ठीक है, ये हैं अपने श्री कृष्णा सिंह जी। ठीक है, इनको कौन सा निकनेम दिया गया था, प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो वो क्या करते हैं, गवर्नर जो रहे हैं, चूँकि जो लार्जेस्ट पार्टी वो मना कर दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने से, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो था उसको बोला गया आप आइए गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का नाम था बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। ठीक है, इसके लीडर कौन थे, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, ये है अपने मोहम्मद यूनिस साहब। ठीक है, तो उनको फॉर्म किया जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, फर्स्ट प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर, जो भी नाम आपको मिले एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं। ना मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोविंस का हेड था उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाता था, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, और ये कब हुआ, 1937 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो जीत करके आया, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इनका था और इन्होंने बिहार में अपना सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया, बट उनको बुलाया गया। ठीक है, दावा पेश करने वाले तो कांग्रेस थे, बट यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस ने, तो इनको बुला लिया गया। नाउ बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी क्यों बना, ठीक है, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। ठीक है, 2 लाइन की ही है ना, मैं बता देता हूँ आपको। तो उस समय जो मेजर पार्टी निकल के आया था 1937 के आसपास में, जो मेजर पार्टी निकल के आया था वो 2 पार्टी था। एक कांग्रेस था जो शुरू से चलता आ रहा था, और दूसरा आपका मुस्लिम लीग था। ठीक है, तो कांग्रेस जो है, मैंने इनको लगा, मैंने ये जो साहब हैं मोहम्मद साहब हैं, इनको ऐसा लगा कि बिहार के जो मुस्लिम हैं उनका जो है कोई भलाई नहीं है मुस्लिम लीग के साथ, और कांग्रेस जो है इतना ध्यान नहीं दे रही है। क्यों भलाई नहीं है मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना अलग देश मांग कर रही थी, और वो ये जानते थे कि बिहार के जो मुस्लिम हैं वो यहाँ से माइग्रेट होकर ना बांग्लादेश जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे। ठीक है, कुछ जो उच्च वर्गीय रहे होंगे उस समय वो लोग गए थे। ठीक है, अफगान लोग काफ़ी जो है वो वापस चले गए थे पाकिस्तान, बट जो मोस्टली है, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स है जो बिहार का, वो ना बांग्लादेश जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे। माने उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो इन दोनों में से वो कहीं नहीं जाएंगे। तो उनकी हित की रक्षा कौन करेगा, उनकी हित की रक्षा जो है कांग्रेस जो है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो आपका मैंडेट है या करिकुलम है या जो भी था, वो वहाँ पर उनको कुछ ऐसा मिलता नहीं था जिससे उनको सेटिस्फैक्टरीली उनको पता चल सके कि हाँ इसमें मुस्लिम हित की रक्षा की जा रही है। तो उन्होंने इसलिए अपनी पार्टी बनाई, इसलिए बिहार के साथ इन्होंने इंडिपेंडेंट वर्ड यूज़ किया। ठीक है, मुस्लिम लीग तो था ही, लेकिन बिहार का अपना इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी है, उसका इन्होंने गठन किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको सपने में भी ख्याल नहीं आएगा, है ना, कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब होता क्या है कि ये सरकार तो बना लेते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना लेते हैं, बट उस जुलाई के आसपास में क्या होता है कि 7 जुलाई नहीं जून जुलाई के आसपास में ही होता है ऐसा कि गवर्नर जो है वो बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। किसको बोलते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं। तो कांग्रेस जो है वो 56 इंच का सीना लेकर पहुंच जाती है गवर्नर के पास कि भैया हम तो सरकार तो हमारी ही बनेगी, क्योंकि उनके पास तो मेजोरिटी है नहीं, मेजोरिटी हमारे पास है, और आपने आश्वासन दे दिया है कि आप इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो हम जो है अपना सरकार बनाना चाहते हैं। तो 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट जो है मोहम्मद यूनुस का, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने 20 जुलाई को रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो 7 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया, 20 जुलाई को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और श्री कृष्णा सिंह जो है, ठीक है, रिज़ाइन इन्होंने पहले ही कर दिया होगा। 20 जुलाई को श्री कृष्णा सिंह जी जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर लिया, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। राइट, 18 फरवरी, तो ये सरकार जो है वो ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है, और 18 फरवरी 1938 को ठीक है ये कांग्रेस जो है ये अगेन फिर से रिज़ाइन कर देती है। इस बार क्यों रिज़ाइन करती है, ठीक है, पहली बार तो आई ही नहीं थे, दूसरी बार इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वाइसराय जो है इन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिहा करने से मना कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो एक सेटलमेंट हुआ था जो आपका कांग्रेस है, और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लूम कर रहा था, और मैंने ब्रिटिश को लग रहा था कि हमको इंडिया का सपोर्ट चाहिए होगा, तो थोड़ा थोड़ा वो ग्राउंड्स क्रिएट कर रहे थे। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको छोड़ने की बात चल रही थी, तो मैंने जो आंदोलन किया है उनको छोड़ दीजिए, वो कोई खून वून थोड़ी किया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ दीजिए। तो इस पर गवर्नर जनरल जो है या गवर्नर जो हैं वो एग्री नहीं करते हैं, और ये इससे हुए खपा होकर के श्री कृष्णा सिंह जी हैं वो फिर से रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तब रिज़ाइन करने के बाद जो है वो गवर्नर है वो मान जाता है। ठीक है, तो उन्होंने रिज़ाइन किया, गवर्नर मान गया, और उन्होंने फिर से एक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। ठीक है, तो मार्च में इन्होंने फिर से गवर्नमेंट जो है कांग्रेस का ये बना लिया, और ये जो गवर्नमेंट था वो अल्टीमेटली जो है वो रिज़ाइन करता है फाइनली, दैट इज़ ऑन
31 अक्टूबर 1939 को। ठीक, 31 अक्टूबर 1939 क्यों ये करता है? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने बिना इंडियंस से पूछे इंडिया को क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल दिया ना। हम तो पहले ही से परेशान थे ना भाई, तुम तो पहले ही से परेशान किए हुए हो, ऊपर से बोल रहे हो वर्ल्ड वार जाकर लड़ना है। ठीक है, तो इससे इतना ज़्यादा कांग्रेस खफा हो गया कि भाई जो मेजॉरिटी ऑफ द वास्ट इंडियंस जो है, जो कांग्रेस जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी, उससे आपने बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले लिया। ठीक है, इंडिया में क्या चल रहा था, डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ आने लग गया था। ठीक है, इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे, अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन रहे थे प्रोविंसेस में। तो कांग्रेस का कहना था कि आप हमसे बिना मैंने पूछे हुए आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, आपको हमसे परमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अब ब्रिटिश बोलती है कि हम तो तुम्हारे माए बाप हैं, हम तुमसे क्या ही परमिशन लेंगे। ठीक है, तुमको बोला है लड़ने के लिए, तुमको लड़ना पड़ेगा। तो इससे खफा हो जाते हैं और सब जो जितने भी कांग्रेस के मतलब ये थे गवर्नमेंट्स थे, सब ने रिज़ाइन कर दिया एक साथ। और 31 अक्टूबर को 1939 को अपना बिहार का जो गवर्नमेंट था वो भी रिज़ाइन कर देता है। ठीक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये डेट एक इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कहानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रीमियर वाली बात जो है, प्राइम मिनिस्टर वाली बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, श्री कृष्णा सिंह ने क्यों मना कर दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा कब अलग हुआ, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद जो मैंने टिक किया हुआ, जो मैंने यहाँ पर आपको सर्कल करके दिखाया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग MCQs रखेंगे। ठीक है, और उसमें मैं वीडियो के हिसाब से ही मतलब वीडियो के नंबरिंग के हिसाब से ही MCQs बनाऊंगा, ताकि आपको अगर थोड़ा दिक्कत हो MCQ अटेम्प्ट करने में तो आप कोरस्पॉन्डिंग वीडियो को रेफ़र कर सकें प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग आज का जो बात विचार है उसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।